Namaskar, students. Uh, Today we are going to start chapter 5. चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या है? साइंटिस्ट, जिसका हम जिसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से इन्होंने एक तरीके से ज्यामिति की शुरुआत की। तो ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसमें ये दो शब्दों से मेनली बना हुआ है। एक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मेट्रियन मतलब मेजर, अर्थात किसी धरती के मापन से लेके ज्योमेट्री की शुरुआत की गई थी। इसका जियो मतलब पृथ्वी और मेट्रियन मतलब मापना, आपको इतना याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे जो बेसिक आवश्यकता थी वो प्राचीन काल में भूमि नापने के लिए, तो इसको उसी पर्पज में स्टार्टिंग में यूज किया गया था। देन इसका जो मेन सिविलाइजेशंस थे, ओल्ड सिविलाइजेशन हमारे, जैसे मिस्र, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया और यूनान, इन सब में अलग अलग हिस्से में हुआ था। बट दिक्कत ये थी कि किसी ने भी इसको लिखित रूप में स्टार्ट नहीं किया था। तो यहाँ से आगे चल के जो प्राचीन सभ्यता थी, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। मिस्र के पिरामिड इसका एक उदाहरण है कि कैसे हम पहले ज्योमेट्री का यूज़ किया करते थे। क्योंकि ये इनको पिरामिड, जो मिस्र के अभी पिरामिड हैं, इनको देख के लगता है कि बिना परफेक्ट ज्योमेट्री के ये इतने परफेक्ट नहीं बना सकते। तो इस चीज़ का सबूत है कि हमें ज्योमेट्री की पुराने समय से ही एक बहुत अच्छी समझ रही थी। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, नील नदी में बाढ़ के बाद जो खेतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता था। वहाँ पे नील नदी का क्या होता था मिस्र में कि जो नील नदी है उसमें उफान के टाइम पे आसपास के खेतों की जो मेड या वो आपस में खेतों की जो बाढ़ होती है, जो बाउंड्री बनी होती है बाढ़ों की ऐसे, तो वो एक दूसरे किसान की मिट जाती थी। जैसे ये मिट गई है तो फिर क्या होता था कि किसानों में आपस में झगड़ा होने लग जाता था। उसकी वजह से इसको हमने क्या किया कि ज्योमेट्री की एक ज़रूरत पड़ी। तो जिससे क्या है, खेतों को एक ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने कि खेतों को फिर उसी अनुपात में दोबारा से डिवाइड कर सकें हम। जैसे कि ये नील नदी है, ठीक है। अब इसके जो आसपास के खेत हैं, माना कि इतना बड़ा प्लेन एरिया है, अब इसमें 5 किसानों का वो है, ये यहाँ से हिस्सा बटे हुए हैं ऐसे करके। तो लेकिन जब इसकी बाढ़ आएगी तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ऐसे मिट जाएंगे ये। अब इनके मिटने से क्या होगा, अब किसानों में दिक्कत आएगी कि ये ज़मीन किसकी ज़्यादा थी, इधर किसकी ज़्यादा थी, तो इनमें दिक्कत आएगी। तो हर बार की समस्या होने के कारण फिर किसानों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो हर बार इसको फिक्स उतना ही माप के एक दूसरे को कर सकते थे, ठीक है। और भंडारणों में आयतन और प्रामीणों में इसका उपयोग होता था। दूसरा, इसका जो ज्योमेट्री का मेन कि हम पुराने समय से यूज कर रहे हैं, इसका मेन एग्जांपल है इंडस वैली, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इसमें जब हमने खुदाई की तो हमें पता चला कि शहर एकदम सटीक मात्रा में बने हुए हैं। मतलब इधर जैसे सीधी सड़कें थीं, जो ईंटें उसमें यूज की गई थी उनकी एक फिक्स साइज थी। मतलब यदि एक ईंट इतनी 4 सेंटीमीटर लंबी है माना कि, तो वो 2 सेंटीमीटर से इसकी चौड़ाई होगी और 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। अर्थात ये हम इसको 4:2 का एक फिक्स अनुपात हुआ करता था, ठीक है। और ये सेम चीज़ हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनमें भी मिलती थी। और भारत का जो वैदिक इंडिया, जिसमें 16 सूत्र जो यूज करते थे, जो वेद वगैरह इनमें, तो श्रीयंत्र है हमारा, ये आपने बहुत जगह देखा होगा धार्मिक उनमें, अनुष्ठान वगैरह में ये हम जनरली यूज करते हैं। तो जो श्रीयंत्र में 9 अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जैसे ये है, तो ये भाई बिना उसके नहीं बना सकते जब तक आपको ज्योमेट्री की
परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो ये इसको दिखाते हैं कि आपको उस समय भी ज्योमेट्री की, तो ऐसे ये दो हो गए, ऐसे करके इसमें 9 अंतर्निहित वो हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देन नेक्स्ट है हम तो ये इस समय ये चलता आ रहा था। ये क्या है कि लोग यूज कर रहे थे अपना दैनिक प्रैक्टिकल लाइफ में, जो ज़रूरत पड़ रही है। माना कि किसी को खेत नापने की ज़रूरत बन रही है, तो मिस्र के लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया, वो यूज कर रहे हैं। चाइना के लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया, वो अपना यूज कर रहे हैं। तो जनरली होता क्या है कि ये ज्ञान एक दूसरे से पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। जो कुछ हो रहा था वो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनका यूज करके ट्रांसफ़र किया जा रहा था, बट वो बहुत कम मात्रा में हो रहा था। तो इसकी नीड शुरू, जब इसकी ज़रूरत पड़ी कि इसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं थेल्स, जिन्होंने इस और में काम किया था। इन्होंने पहला प्रूफ, जिसका एविडेंस मिलता है, इन्होंने पहला प्रूफ किया। और वो प्रूफ किस चीज़ का किया था कि एक जो डायामीटर होता है, डायामीटर इज बाइसेक्टेड द सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है इसको, इसका डायामीटर बाइसेक्ट करेगा, राइट। ये डायामीटर है, ये डायामीटर कहीं भी आप खींच दोगे तो ये इसको बाइसेक्ट ही करेगा। बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भागों में ही डिवाइड करेगा। ये चाहे आप ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, या फिर ऐसे खींच लो। ऐसा, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो होता है ये सबसे लंबा, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि जो इन्होंने, क्या नाम, थेल्स ने जो इनका पहला प्रूफ दिया था, वो इन्होंने इस थ्योरम का पहला प्रूफ किया था। ठीक है। फिर इनके जो एक शिष्य थे, क्या नाम है इनका, पाइथागोरस। सबने आपने नाम सुना होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है उस पर इससे फेमस है। तो ये इनके शिष्य हुआ करते थे। एक डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करके इन्होंने बहुत सारे प्रूफ लिखे थे। इन्होंने पाइथागोरस ने पाइथागोरस ने बहुत सारे प्रूफ दिए थे, जिनमें एक मेन है हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी एक मुख्य है। इसके बाद ये ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड कौन थे? एक लेखक थे जो कि गणित के शिक्षक थे, और ये एलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे, मिस्र में। ये समय की बात है 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये समय चल रहा होता है, यहाँ मान के हम मानते हैं कि यहाँ जीरो मानते हैं। यहाँ ये जीरो किसको मानते हैं? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब इससे जो पहले के जो साल हैं उनको बोलते हैं BCE, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये होता है AD, आफ्टर, इसके बाद की जो ये होती है। ठीक है। तो ये ईसा मसीह के 300 साल पहले की बातें हैं। और ये जो है अपने थेल्स और ये हुए थे लगभग 500 BC के आसपास, और ये 300 BC के आसपास यूक्लिड का जन्म हुआ था। सॉरी, ये इन्होंने बुक लिखी थी 300 ईस्वी के आसपास। फिर इन्होंने इसकी एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम रखा था एलिमेंट्स। ठीक है। जिसमें 13 अध्याय थे, जिन्हें पुस्तक कहा गया, बुक्स। क्या कहा गया था? बुक्स। एक अध्याय को एक बुक का नाम दिया गया। इस ग्रंथ ने ज्यामिति समझ को परिभाषित किया और आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। तो जो असल आप जो आजकल ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसकी स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है। कहाँ से? यूक्लिड से। यूक्लिड ने पहली जो बुक लिखी थी अपनी, एलिमेंट्स, जिसमें 13 चैप्टर्स थे। एक चैप्टर को एक बुक कहा गया। तो इस तरह इसमें 13 पुस्तिकाएं थी। तो इसने कुछ मेन चीज़ें जो डिफाइन की थी, उनमें से ये कहते कि एक ठोस होता है। ठोस में विमाएं 3 डायमेंशन होती हैं। एक जैसे यहाँ पे हम जी इसको माने तो एक ये होगा, एक डायमेंशन ये होगी, और एक डायमेंशन ये होगी। तो ऐसे ठोस की 3 डायमेंशंस होगी। ठीक है। और सेकंड है फिर पृष्ठ। पृष्ठ में 2
दो डायमेंशन होंगे, एक ये डायमेंशन हो गई और एक ये हो गई, तो ये हो गया। इसके बाद यदि छोटे बा पे जाएं तो ये हो गया रेखा। जो कॉर्नर होते हैं हम यहाँ पे समझें तो इसमें जो एक साइड का इसको बोलेंगे क्या, इस पूरे को बोलेंगे ठोस और इस वाले को बोलेंगे पृष्ठ, ठीक है। और अब सिर्फ एक इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। और यहाँ पे यदि इस कॉर्नर की बात करें तो ये क्या हो गया, डॉट। मैं यदि उल्टे में समझाना चाहूँ तो सबसे छोटा है ये डॉट, यदि मैं इसको एक लाइन को इधर से मिला दूं तो ये हो गई लाइन। अब इसके चारों बगल ऐसी सेम लाइनों को ले दें तो ये जो बंद इससे बना है वो है पृष्ठ। और यदि हम इसको इधर उधर चारों ओर से बंद कर दें ऐसे तो ये क्या बन गया, एक पृष्ठ ठोस वो बन गया, ठीक है। ये लाइन की जो इसमें कहा गया है कि बिंदु की विमा कितनी होती है, 0, ठीक है। परिभाषा की समस्या और अपरिभाषित पद। तो दिक्कत क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई टर्म डिफाइन की, माना कि मैंने कहा कि एक ये ठोस है, ये क्या है, ठोस। और इसमें क्या होता है, लाइन होती है, ठीक है। पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एक ठोस होता है जिसमें पृष्ठ हो अपना और ये उसकी अपनी डायमेंशन हो। तो दिक्कत क्या आएगी, फिर हमें इसको डिफाइन करना होगा कि पृष्ठ क्या होता है, ये भी नहीं पता हमें, ये भी पता नहीं कि लाइन क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम लाइन डिफाइन करेंगे तो लाइन डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि एक ऐसी रेखा जो दो पॉइंट के बीच में हो, तो फिर हमें पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये लंबी श्रृंखला लंबी चल सकती है। हमने एक चीज़ डिफाइन की, उसमें फिर कोई ऐसी टर्म आ गई तो फिर उसको डिफाइन किया, उसमें कोई ऐसी टर्म आएगी उसको डिफाइन किया, ये डिफाइन किया। तो ऐसे ये लंबी प्रक्रिया ना चले इसलिए हमने कुछ पदों को क्या बोल दिया, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनंत प्रतिगमन, इनफाइनाइट रिग्रेशन, हर परिभाषा को परिभाषित करने के लिए कुछ के लिए एक और परिभाषा की आवश्यकता होती है। और गणितज्ञ कुछ पदों को अपरिभाषित अनडिफाइंड मान लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एक समाधान निकाला कि कुछ जो पद हैं स्टार्टिंग के जो हमें बेसिक की जरूरत है, जैसे हमने डॉट को अनडिफाइंड मान लिया, ठीक है। तो ये क्या मान लिया, अनडिफाइंड मान लिया। जैसे बिंदु है, रेखा है, तल है, ये इन्हें केवल हम इंट्यूटिवली रूप से समझ सकते हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हमने बोल दिया कि ये डॉट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है बट ये जगह तो घेर रहा है, ठीक है। तो हम इसको एज ए इंट्यूटिवली मान लेते हैं हमारे ज्ञान के रूप में, और ऐसे हमने कुछ टर्मों को अनडिफाइंड मान लिया। तो यूक्लिड की प्रमुख परिभाषाएं जो उन्होंने लिखी थी अपनी उसमें, वो कुछ परिभाषाएं इस तरह हैं। बिंदु, तो वह जिसका कोई भाग नहीं होता है। आपने देखा बिंदु ये है लेकिन भाग तो ले रहा है ये, आपने बोला सर ये तो भाग ले रहा है, ठीक है। तो ये इसको, इस डेफिनेशन को साइंटिस्ट ने, सॉरी मैथमेटिशियंस ने माना नहीं, इसलिए हमने इसको माना क्या, अनडिफाइंड। बिंदु क्या है, अनडिफाइंड। सेम रेखा, लाइन चौड़ाई रहित होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है लेकिन फिर भी ये जगह तो लेती है। हम कह सकते हैं ना कुछ सेंटीमीटर मामूली कुछ तो है, चौड़ाई तो है इसकी, ठीक है। रेखा होती है, ये रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, जैसे ये क्या है, दो पॉइंट्स जहां से टर्मिनेटेड हो रहा है, ये क्या है, टर्मिनेटेड लाइन, और जिसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और एक लाइन क्या होती है, जिसका कोई अंत ना हो, ये ऐसे इधर चलती जा रही हो इधर चलती जा रही हो, जबकि ये लाइन सेगमेंट होता है जिसका दोनों कोई निश्चित पॉइंट्स हो, ठीक है। स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट स्थिति। पृष्ठ, सरफेस क्या होगा, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे, ये जो किनारे हैं इनको हम ईजेज बोलते हैं सरफेस के। और समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस, स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट स्थिति, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दो आगे चल के कुछ चीज़ें, और जैसे कुछ चीज़ें अनडिफाइंड हैं, तो जो हमें दिख रहा है कि ये ट्रू है, उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ।
यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते बट उनको हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो वो एकदम सटीक मिलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। अब भाई इसका कोई प्रूफ तो ऐसे नहीं है कि हम ये कर सकते हैं 1 1 1 = 4 ऐसे कह सकते हैं, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको हमने क्या बोला, उनको अभिग्रहित और अवधारणा के रूप में डिवाइड किया आगे चल के। यूक्लिड ने क्या किया कि जो सामान्य गणित के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्जियम्स, और जो सिर्फ ज्यामिति में यूज होते हैं उनको बोलते हैं पोस्टुलेट। मतलब ये आप बात समझो, ये चीज दोनों एक ही है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमने एज्यूम कर लिए हैं और जो हमने आसपास होते हुए देखी है कि ये एकदम करेक्ट है, तो हमने एजम्पशन ली। अब उसके बेस पे हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये और एक ये है जो जनरल मैथ में कहीं भी यूज हो सकते हैं कुछ रूल्स। ये जो रूल ऐसे जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है x बराबर वाई, तो x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई ये x है और ये y है। अब दोनों में इधर भी मैंने 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, तो अब भी बराबर है ये। इधर मैंने 2 जोड़ दिया, इधर मैंने 2 जोड़ दिया, तब भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इधर z जोड़ दिया, इधर z जोड़ दिया और इधर भी z जोड़ दिया, तो अब भी बराबर है। तो ये सिर्फ ज्योमेट्री में नहीं, ये पूरे मैथमेटिक्स में ट्रू है ये रूल। और जबकि ज्योमेट्री की नज़र से देखें तो इनको पोस्टुलेट कहा जाता है, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखा खींचना, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखा सिर्फ ज्योमेट्री की भाषा में समझ सकते हैं। यदि मैं मैथ में कहीं और जगह यूज करूंगा, जैसे मान ली कि एलजेब्रा में, तो मैं एलजेब्रा में ये नहीं बोल सकता कि आप एक जगह से दूसरी जगह के बिंदु के बीच रेखा खींचो। तो ये स्पेसिफिक हो गया ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बिना सिद्ध किए गए सत्य माने गए कथन यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, और जो हमें दैनिक जीवन में सही होते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने 7 एक्जियम्स दिए थे। कितने? 7 एक्जियम्स दिए थे। पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात मैं इसको, मुझे समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा? जैसे मैंने बोला कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर भी होंगी, ठीक है। तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या एक्जियम है? अब इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हालांकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, तो हमने क्या मान लिया इसको, एक यूनिवर्सल ट्रूथ एक्जियम्स के तौर पे, ठीक है। सेकंड है, यदि बराबरों को बराबरों में बांटा जाए, जोड़ा जाए, तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि, जैसे इसका एग्जांपल पहले दे चुके हैं, जैसे x बराबर y है, ये क्या है, दोनों बराबर है। तो दिया यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, जैसे अब बराबर है 3 + 3 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, अब भी बराबर है। और मैं यदि एक अलग मान लूं कि ये a किसके बराबर है, b, तो अब मैं इसमें a जोड़ दे रहा हूं, इसमें b जोड़ दे रहा हूं, क्या ये अब भी बराबर है? ये अब भी बराबर होंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, यदि बराबरों में हम बराबरों को जोड़ा जाए तो इनका जो पूर्ण आएगा, ये और ये भी बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड एक्सियम क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। थर्ड क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होंगे। सेम, इसमें ज़्यादा समझने की कुछ बात नहीं है, इसमें हम जोड़ रहे थे, इसमें सेम चीज़ घटा देंगे तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती
कोइंसाइड हो, दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने बोला कि एक चूड़ी है ये, अब मैंने एक और चूड़ी ले ली है। अब इन दोनों चूड़ियों को, इस चूड़ी पे रखना मैंने चाहा, तो मैं इस चूड़ी को यहां से उठा के इस पे रखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये यदि एक दूसरे को पूरी तरह, ये देख इसमें थोड़ा सा छुपाया नहीं, बट यदि एक चूड़ी दूसरी चूड़ी को पूरी तरह से छुपा ले रही है तो वो क्या कहलाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी और वही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चूड़ियों के लिए नहीं, आप किसी भी लाइफ में दो लाइन ले रहे हैं, जैसे एक लाइन ये ली मैंने और दूसरी लाइन ये ले ली, यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पूरी तरह कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे को छुपा ले रही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझ लीजिए कि माना कि ये वाला, इसको बोल दिया मैंने, इस पूरे सर्कल को बोल दिया क्या, ये जो पूरा सर्कल है इसको बोल दिया ए, और इसको पूरा सर्कल को तो हमने बोला, इसको बोल दिया ए, इस ब्लैक वाले को बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, मतलब जो इसका पूरा भाग है वो इसके किसी भी हिस्से से बराबर होगा। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट इज सी सच दैट ए बराबर बी प्लस सी। यानी कि कोई भी नंबर, जैसे 3 ले लो, 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट इज सी, सी क्या होगा यहाँ पे 1, जिससे कि 3 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि 3 2 से बड़ा है तो एक ऐसा एक नंबर होगा जिसको इसमें जोड़ने पे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, होप सो। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, आप इतना सा ध्यान रखिए कि ये 3 है, ये पूरे को हम ए बोल दे रहे हैं, ये इसका एक भाग है, ये दूसरा भाग है, 2 भाग कर दिए हैं, तो हम ए बराबर बी प्लस सी लिखेंगे, और ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। यानी कि जो इसका पूर्ण भाग है वो अपने किसी भी भाग से बड़ा होता है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मैंने कर लिया ये चीज, कोई चीज ये है, अब इस चीज का दुगना कर दूं मैं, इधर दुगना कर दिया, तो ये और ये दोनों बराबर हुए। दुगने करने पे ये इसके बराबर होगा या नहीं, बराबर होगा। या फिर मैं ये कर दूं, ये, अब इसके दुगना मतलब मैंने 2 ये वाली ले ली, 2 हो गए, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ आया होगा, होप सो। लास्ट 7 क्या, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। सेम इसी का, यदि हम एक वस्तु है, अब इसको बराबर यदि 2 हिस्सों में यहाँ से काट देंगे तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। निर्माण का आधार, अभिधारणा 1 और 2। ठीक है, तो कुछ पोस्टुलेट हैं जिनको हम एक्जियम्स बोल देंगे, एक्जियम्स या पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला जो है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा होती है। ठीक है, इसको और यदि सिंपल भाषा में कहें तो यदि 2 बिंदु हैं, कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और ये क्या, यूक्लिड ने इसको मेंशन नहीं किया था, बट इसके बीच में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि 1 और 2, यदि इन पॉइंट से एक रेखा जा रही है
तो ये रेखा यूनिक होगी, मतलब इसके अलावा कोई और रेखा इन दोनों पॉइंट से होके एक साथ नहीं जाएगी। जैसे यदि हम इधर से लेके करेंगे तो ये इधर जाएगी, उस पर नहीं पहुंच पाएगी। अर्थात दो बिंदुओं के बीच में एक यूनिक रेखा होगी। समझ आया सबको? एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी दो पॉइंट्स के बीच में। सेकंड अवधारणा है टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कोई भी लाइन है जो दो पॉइंट्स पे यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो हम उसको ज्योमेट्री में ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका उपयोग हम ज्योमेट्री में आगे काफ़ी बार करेंगे। तो हम किसी भी लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्टुलेट थर्ड क्या है? किसी को केंद्र और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। ये अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर और एनी रेडियस। तो हम कोई भी सेंटर ले सकते हैं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, और इसके बाद कोई भी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो कितनी भी लेंथ का ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, इतनी लेंथ का ले लिया, और ऐसे नहीं बना सही। तो हम किसी भी पॉइंट से कितने ही सर्कल बना सकते हैं। ये वो एक सर्कल लिया, ये बन गया, ये इसकी रेडियस हो गई। तो हम किसी भी पॉइंट से कितनी भी कोई भी रेडियस लेके सर्कल बना सकते हैं। एक इन्होंने ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये जो थर्ड वाला फोर्थ और फिफ्थ जो है अवधारणा फोर, पोस्टुलेट फोर, सभी समकोण राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपको पता होगा पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। एक तो 90 डिग्री एंगल ऐसे बना हुआ है ये वाला, और एक हमने इसको ऐसे कर दिया, बट यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जैसे हम दोबारा से बना लेते हैं, एक ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं तो ये अब भी 90 डिग्री है, अब भी राइट एंगल है। तो ये अब भी उसके बराबर ही होगा, मतलब राइट एंगल किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह बना हुआ है वो सब सेम ही होंगे। ठीक है, अब ये लास्ट समझ लीजिए, ये दो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है, ये हमने ऐसे लाइन खींच दी, ये है, ये है, और ये यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब हम ये इंटरनल कोड है, अंत्यकोण 1 2 3 4। यदि हम एक साइड के वालों को लोगे, इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2, यदि ये 180 से कम है, कितना, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यदि ये इस वाले साइड के 180 से कम है, तो ये रेखाएं जब आगे इनको बढ़ाएंगे हम, तो ये इस साइड मिल जाएंगी आगे चल के, और यदि ये इधर कम हुआ तो ये इधर जाके मिलेंगे। मतलब जिस साइड के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है, उसी साइड ये रेखाएं जाके आगे दूसरे से मीट कर जाएंगी। समझ आया होगा आपको? इसका ज़्यादा यूज़ हम फिलहाल नहीं करेंगे, आगे जब एक बार यूज़ करेंगे तो इसको एक बार और बता दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि पोस्टुलेट से कोई विरोधाभासी निष्कर्ष ना निकले, तो इसमें क्या किया, यूक्लिड ने इन सीमित नियमों का प्रयोग करके 465 साध्य प्रोपोजिशन निगमित किए, एक मजबूत इमारत बनाई थी। तो हमने देखा ये 7 तो ये है, इन 7 का यूज करके इनका रिवर्स कंसिस्टेंसी रखी उसने सिस्टम्स में, इनमें कंसिस्टेंसी रख के इनके रिवर्स, जैसे कोई रिजल्ट इससे इम्प्लाई हो रहा है तो उसको क्या वो दोबारा वापस इम्प्लाई होता है,
यदि इम्प्लाई हो रहा है तो उसमें क्या क्या और शर्तें ऐड करनी होंगी हमें, ये सब चीज़ें जोड़ जाड़ के यूक्लिड ने 465 प्रोपोजिशंस यानी ऐसे रिजल्ट प्रूव किए थे। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्री की मजबूत नींव यहाँ से रखी गई थी यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, उन्होंने इसलिए इसको थ्योरम दी थी, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। तो इसने क्या बोला है, एक दो पॉइंट लिए, तो उसने बोला है कि इन पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही रेखा होगी। क्यों होगी? मान लेते हैं भाई नहीं होगी। हमने क्या बोला, एक माना कि एक और रेखा निकली, एक और रेखा है, कौन सी? इसको प्रूव ऐसे करते हैं, एक मिनट। गिवन क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स P एंड Q, और प्रूव क्या करना है, यूनिक लाइन होगी। क्या होगी? यूनिक, मतलब ये यहाँ P और Q को मिलाने वाली एक रेखा वो यूनिक होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि P और Q को, ये दोनों पॉइंट हैं, ये इस रेखा को ऐसे मिला रहे हैं, बट क्योंकि ये यूनिक नहीं है तो हम एक और रेखा मान लेते हैं जो इस पॉइंट को मिला रही है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे भी जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यदि मैं यहाँ से रेखा निकालूंगा तो वो यहाँ तो नहीं यहाँ पहुँचेगी। यदि मैं इसको, चलो इतना ना लेके मैं ऐसे भी कर दूँ, यहाँ से थोड़ा भी इधर कर दूँ तो ये उस हो जाएगी। यदि आपने एक पॉइंट से इसको थोड़ा भी इधर उधर डायरेक्शन इसकी चेंज की तो निश्चित तौर पे वो इस पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएगी। यदि आप पॉइंट बहुत नज़दीक ले रहे हो ना तो भी ये है, बहुत मुश्किल है ये पहुँचना। तो इसलिए हम कह सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में रेखा क्या होगी, यूनिक। राइट, तो ये थ्योरम है जिसका प्रूव हमने कॉन्ट्राडिक्शन से कर दिया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो यूक्लिड ने ज्यामिति की व्यवस्थित किया, परिभाषा वगैरह तो प्रमेय दिए, ये मानव मन द्वारा सत्य को स्थापित करने की शाश्वत खोज थी। तो यहाँ होता है ये आपका चैप्टर फिनिश, दिस इज फिनिश। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में विथ न्यू नॉलेज। थैंक यू फॉर एवरीवन।